नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हो रहे इंटरनेशनल गीता महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तराखंड के सभी स्कूलों में रोजाना गीता के श्लोकों का पाठ जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड आजादी के बाद सभी पंथों, वर्गों और समुदाय के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यह ऐतिहासिक पल इस साल जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो चला है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति, इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडीज सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज इसकी भी स्थापना की है। हमारी सरकार उत्तराखंड में इन दिनों कुंभ को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां साधु सन्यासी अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में मनाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कुंभ का नाम कुंभ ही होता है और 6 वर्ष में होने वाले को भी कुंभ ही कहते हैं। 12 वर्ष में जो होता है उसे भी कुंभ ही कहा जाता है। नाम के शब्दावली में नहीं पड़ना चाहिए। कुंभ की व्यवस्था कोई अर्थ के दृष्टिकोण से नहीं बनती है, बल्कि यह अपने अपने महत्व पर निर्भर करती है। नाम कुंभ ही होता है और जो 6 वर्ष में होता है उसको भी कुंभ ही कहते हैं, 12 वर्ष वाले को भी कुंभ ही कहते हैं। इसलिए नाम की शब्दावली में पढ़ना नहीं चाहिए। कुंभ की व्यवस्था कोई अर्ध के दृष्टिकोण से नहीं बनती है। कुंभ की व्यवस्था बनेगी तो उसी आधार पर बनेगी जिस आधार पर कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में होता है। इसलिए व्यवस्थाओं की दृष्टि से अगर उसे कुंभ कहा जा रहा है तो कांग्रेस पर उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये जो कुंभ होगा ये भी कुंभ की भाव के साथ ही वहाँ स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे। बड़ी संख्या में करोड़ों की, मैं करोड़ शब्द लिए कह रहा हूँ, पिछली बार करोड़ की संख्या का पारा हुआ है। इसी संख्या में अगर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो हम इस कुंभ को भी बहुत व्यापक रूप से संपन्न कराएंगे। नाम कुंभ। प्रांतीय रक्षक और विकास दल स्वयंसेवकों के लिए वर्दी भत्ते में वृद्धि की गई है। अब वर्दी भत्ते के लिए हर 2 साल में 1500 के बजाय 2500 दिए जाएंगे। सर्दी और गर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म सेट भी तय कर दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पीआरडी स्वयंसेवकों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। वर्दी भत्ते में ये वृद्धि उनके समर्पण और सेवा का सम्मान देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा समेत विभिन्न अवसरों पर पीआरडी स्वयंसेवकों ने शानदार काम किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पिछले दिनों उन्होंने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ते को बढ़ाने का निर्देश दिया। ये वर्दी भत्ता
42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के बाद और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दिया जाएगा, जिसमें सामान्य वर्दी के विभिन्न आइटम और गर्म वर्दी के लिए अंगोरा कमीज, पैंट, ऊनी जर्सी और फर वाली जैकेट शामिल है। ये सुविधा सिर्फ शांति सुरक्षा कार्यों में तैनात स्वयंसेवकों को जिला युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारियों की संस्तुति पर मिलेगी। विकासनगर में परिवहन विभाग ने सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों पर भी नजर रखी गई और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान भी काटे गए। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। विभाग का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि यातायात नियमों का पालन किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। हम लोग यहाँ पे जो है कि हमारे आरटीओ साहब है ना, उनके जो है कि दिशा निर्देश में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभियान चला रखे हमने यहाँ पे। और जो है कि ये जो ई रिक्शा है और ये मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, ये जो है कि हेलमेट हो गया। और जो है कि जो ई रिक्शा है ना, ये ई रिक्शाओं को जो है कि यहाँ एनएच से हटाने की जो है कार्रवाई चल रही है। लगभग अभी तक कितने रिक्शे की सीज की और कितनी कार्रवाई? अभी तो हम चेकिंग कर ही रहे हैं। हम तो अभी चालानी कार्रवाई हुई है सर? हाँ, अभी मतलब जो है एक ई रिक्शा का चालान किया हमने अभी। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह टोलिया, उप निरीक्षक, और हमारे साथ जो एक कांस्टेबल है। हम लोग यहाँ पे जो है कि हमारे आरटीओ साहब है ना, उनके जो है कि दिशा निर्देश में हम लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। अभियान चला रखे हमने यहाँ पे। और जो है कि ये जो ई रिक्शा है और ये मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, ये जो है कि हेलमेट हो गया। और जो है कि जो ई रिक्शा है ना, ये ई रिक्शाओं को जो है कि यहाँ एनएच से हटाने की जो है कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति का सकारात्मक असर दिखने लगा है और इससे राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। इस नीति से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का क्रेज बढ़ रहा है और उत्तराखंड को एक आकर्षक फिल्म निर्माण स्थल के रूप में मान्यता मिल रही है। हिंदी फिल्मों के लिए 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 25 लाख से 2 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में राज्य में फिल्म शूटिंग में वृद्धि हुई है और नई फिल्म नीति से इस क्षेत्र में और भी विकास होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्मों में स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करने पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जब हम लोग फिल्म नीति बना रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इसको दोबारा रिवाइज करिए, तो हमने उस समय मतलब देश के जितने भी दूसरे प्रदेशों की फिल्म नीति थी सभी का अध्ययन किया और जो भी अच्छे विचार थे और अच्छे पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने अपनी फिल्म नीति में जोड़ा। साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके भी जो प्रावधान थे कि हम अपनी स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भाषा, स्थानीय त्योहार को कैसे बढ़ावा दें, उसका कैसे संरक्षण और संवर्धन करें, तो शिक्षा नीति को जोड़ते हुए अन्य प्रदेश की नीतियों का अध्ययन करते हुए जो हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए नई फिल्म नीति बनाई, जिसमें स्थानीय जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा उसको संरक्षण देने के साथ ही साथ प्रदेश में दूसरी भाषा की फिल्मों की शूटिंग भी हो। उसमें एक अच्छी जो सब्सिडी पहले थी फीचर फिल्म्स के लिए जो 50 लाख रुपए दी जाती थी उसको बढ़ा करके 3 करोड़ किया गया। देहरादून पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जांच में सामने आया कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने कथित तौर पर आरोपी प्राइवेट व्यक्ति को उसकी बहन के जरिए मिले प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा हल करने में मदद की थी। सीबीआई ने शहीद श्रीमती हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय अंगरोरा टिहरी गढ़वाल की सुमन नाम की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया और उनके साथ 2 आरोपी जो कि प्राइवेट व्यक्ति है, भाई और बहन, इनके साथ साजिश का हिस्सा होने पर गिरफ्तार किया गया। दून पुलिस खालिद और साबिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वर्तमान में दोनों न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है, उनसे पूछताछ जारी है।
उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पलटी, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और चमोली में दर्ज की गई है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव में लौट कर आए हैं और नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकास खंडों में टिहरी का धौलधार ब्लॉक सबसे आगे रहा है, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है। वहीं 159 लोग विदेशों से भी लौटे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे हैं। आयोग का कहना है कि ये आंकड़े राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौट कर आए लोग अब नए मॉडल के जरिए काम कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इन रिवर्स पलायन करने वाले लोगों के अनुभव को एकजुट कर उनकी कार्यशैली को सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा, ताकि अन्य गांवों में भी आजीविका के नए विकल्प तैयार हो सके और पलायन झेल रहे क्षेत्र में लोग वापस लौटने के लिए प्रेरित हो। लगभग 6,500 लोग का को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से और लौट के भी फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के, या 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। लगभग 6,500 लोग
ऋषिकेश नगर निगम की दुकानों के हुए टेंडर में अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि नगर निगम के पार्षद लव कंबोज ने लगाया है। अनियमितताओं को लेकर पार्षद ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की है। नगर आयुक्त ने आरोपों को गलत बताते हुए नियम अनुसार टेंडर की प्रक्रिया को करना बताया है। पार्षद लव कंबोज ने आरोप लगाया कि बीते रोज नगर निगम के 9 दुकानों की टेंडर ऑफलाइन हुई, जिसमें ठेकेदार और दुकानदार लेने वालों ने टेंडर प्रक्रिया की जमकर धज्जियां उड़ाई। नगर निगम कार्यालय के बाहर दुकानदारों ने 5 पॉल बांटने का काम किया। इसमें नगर निगम को जहां राजस्व का नुकसान हुआ, वहीं नगर निगम की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान पार्षद ने कहा कि इसमें पारदर्शिता नहीं होने की वजह से जिन लोगों को दुकान मिलनी थी उन्हें नहीं मिल पाई। पार्षद ने यह भी कहा कि वो इस अनियमितता को लेकर नगर आयुक्त से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देकर जांच की मांग करेंगे। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया बिल्कुल ही नियम के अनुसार हुई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो निगम के जो दुकानों के टेंडर हुए हैं खाली, उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं दिखाई दी। इसमें जो ठेकेदार थे, जो लेने वाले थे, दुकानदार, उन सब ने मिलकर आपस में पूल बांटने का काम किया है। जो एक लाभ हमारे नगर निगम को मिलना चाहिए था, जो राजस्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। निगम को लाभ होना था, वो एक देखा जाए तो एक तरीके से नुकसान के रूप में हुआ है। बिल्कुल मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया है कि किस तरीके से कल वहाँ पर बंदरबाट हो रही थी पैसों को लेकर आपस में। निगम के बाहर इतने सारे लोग जिन्होंने टेंडर डाल रखे थे दुकानों के, आपस में पैसे बांट रहे थे। वो कुछ साक्ष्य भी बताए जा रहे हैं कि कुछ लोगों के पास उसके साक्ष्य भी हैं। अब बाकी देखा जाएगा, लेकिन जनता के हित में और नगर निगम के हित में मैं एक लेटर नगर आयुक्त महोदय को दूंगा। निगम की 9 दुकानें थी जिनका ऑफलाइन टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत कल इनका टेंडर हुआ है और टेंडर ओपन भी हो गया है और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और कोई इस तरह की कोई अनियमितता या ऐसा कुछ नहीं है। फेयर तरीके से पूरे जो जिनने इसमें प्रतिभाग किया उनके सामने टेंडर खोला गया है और अधिक से अधिक 10 से 12 लोगों ने भी एक टेंडर में प्रतिभाग किया है। तो इसमें एक किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि कोई अनियमितता हुई हो और फेयर तरीके से ये कार्य नगर निगम के द्वारा किया गया है। तो निगम के जो दुकानों के नगर निगम टेंडर में अनियमितताओं का आरोप लगना शुरू हो गया है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पार्षद ने लगाए हैं। पार्षद का कहना है कि दुकान के लिए जो टेंडर प्रक्रिया निकाली गई थी उसमें अनियमितता बरती गई। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत दुकान अलॉट किया गया है जो कि सही नहीं है। इस दौरान तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। ऋषिकेश नगर निगम फिलहाल अब सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है कि आखिर दुकान की जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें अनियमितता क्यों बरती जा रही है, ये सवाल खड़े हो गए हैं। पार्षद ने आरोप लगाया है कि जो अलॉट की प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन तरीके से की गई है, यानी जिन्हें दुकान मिलना था उन्हें दुकान नहीं मिला बल्कि अपने लोगों को दुकान अलॉट कराया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है नगर निगम पर? ऋषिकेश नगर निगम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है और पार्षद ने यह आरोप लगाया है। हाँ जी, हाँ, ऋषिकेश में कुछ जगह वेंडिंग जोन बनाए जा रहे थे जिसमें कि एक पार्षद द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन उठाया गया। उन्होंने साफ साफ एक बात कही है कि जो नहीं थी, लेकिन जो हमारी बात नगर आयुक्त से हुई तो नगर आयुक्त ने एक बात कही कि इसमें काफी लोगों ने अपने टेंडर डाले हैं और साथ ही जो वहाँ लोग थे उन लोगों ने मतलब एक बाहरी कंपनी के द्वारा उन्होंने इसमें टेंडर कराए हैं। बाकायदा उन्होंने सत्यापन कराने के बाद। संजय, यहाँ पर नगर आयुक्त से आपने बात की, लेकिन आखिर पार्षद जो है किन वजहों से ये आरोप लगा रहे हैं? क्या पार्षद की बात आपने नगर आयुक्त के सामने रखी? जी हाँ, हमने नगर आयुक्त के सामने बात रखी थी तो नगर आपसे कहीं भी कोई भी ऐसी वो बात नहीं है इसमें पारदर्शिता न हो और पारदर्शिता सामने आपके सामने है। जो निगम ने टेंडर किए उन टेंडरों में साफ साफ बता रखा है कि ये जो सीमा डेंटल की तरफ के जो पार्षद है जिनके की ये बात है तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से भी एक वेंडर जोन बना हुआ था और वहाँ और दुकानें बढ़ाई गई है तो उसमें कुछ
दुकानें उनको अलॉट करी गई हैं वहाँ के लोगों को। तो साथ ही उसी क्षेत्र के बगल में दूसरा क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक वेंडिंग जो नया बना रहे थे तो अभी उन्होंने कराया, लेकिन इसमें अभी तक कोई बात ऐसी सामने निकल के नहीं आई जिसमें कि हम ये बात कह सके कि इसमें कहीं पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन संजय, यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन की बात भी सामने आ रही है कि कुछ दुकानें ऑनलाइन माध्यम से टेंडर प्रक्रिया के तहत रखी गई, कुछ ऑफलाइन। जी हाँ, ऐसा था। जो ऑनलाइन थी उनमें जिन लोगों ने आवेदन किए थे ऑनलाइन, उनके द्वारा जो प्रक्रिया थी, तो उस प्रक्रिया में जो एक सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक जो सब लोगों के वो है जिसको कहते हैं हम, उनके पहचान कराई गई, सब कुछ कराया गया, उनके द्वारा उनकी सारी आईडी ली गई, तब उसके बाद उन लोगों को उस ऑनलाइन वाले में जो है एंटर किया गया। लेकिन पार्षद फिर भी एक बात तो कह रहे हैं कि नगर आयुक्त से मिले हुए लोग हैं, उनको ज्ञापन भी दिया हमने, लेकिन इसमें कुछ भी बात साफ नजर नहीं आ रही है। जबकि इसमें जो एमएनए साहब हैं, जो नगर आयुक्त है, वो साफ साफ एक बात बोल रहे हैं कि हमने जो भी प्रक्रिया करी सब लोगों के सामने करी, इसमें कहीं भी कोई छुपावा नहीं है। जबकि ऑनलाइन वाले मामले में थोड़ी सी हमें भी लगता है कि ऑनलाइन में कुछ पारदर्शिता साफ साफ नजर नहीं आ रही है। संजय, अब पार्षद आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि नगर आयुक्त ने तो साफ साफ कह दिया है कि बिल्कुल ये पारदर्शी तरीके से जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है, इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई, तो अब उनके आगे का कदम क्या होने वाला है? हाँ, अभी तक तो पार्षदों ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि और जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह के वेंडिंग जोन बन रहे हैं, उन वेंडिंग जोन में अगर हमें कहीं कुछ लगता है तो सारे के सारे जो पार्षद हैं जो अब अपनी बात लेकर जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे तो एसडीएम साहब या अलग जो भी मतलब डीएम साहब के पास जाएंगे। इसमें जो भी उनको खामियां दिखेगी उस खामियों पे जवाब मांगेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करने को तैयार है, चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। ये हमारी उनसे जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने, पार्षद ने ये बात कही कि हम इस मामले को दबने नहीं देंगे, इसको पूरा उठा के रखेंगे। ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऋषिकेश नगर निगम में जो दुकान को लेकर टेंडर प्रक्रिया निकाली गई थी, इसमें अनियमितता का आरोप लगा है, पार्षद अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ नगर आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे ही पारदर्शी तरीके से दुकानों को अलॉट किया गया है, इसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है। अब देखना है कि यह मामला कहां तक जाता है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण, गैर कानूनी प्लॉटिंग और बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे आवासीय और व्यावसायिक ढांचों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर मसूरी, विकास नगर, शेरपुर और देहरादून के विभिन्न इलाकों में एमडीडीए की टीमों ने अवैध निर्माण को सील किया और कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की। एमडीडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना अनुमति की प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज की कार्रवाई उसी सख्ती का हिस्सा है जिसे लागू करने के लिए प्राधिकरण लगातार अभियान चला रहा है। पहली कार्रवाई कैंपटी मसूरी रोड पर किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण पर की गई। बिना मानचित्र स्वीकृति किए गए इस निर्माण को टीम ने मौके पर सील कर दिया। हरबटपुर में 20 बीघा की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। साथ ही कल्याणपुर पोंटा रोड में 15 से 20 बीघा की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। शेरपुर सिलाईकुई में 30 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। विकासनगर क्षेत्र में पुलिस ने नशे और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई 28 नवंबर की रात को हुई। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर कुंजा ग्रांट के पास अग्रवाल भंडारण के पास से 30 वर्षीय सन्नी शर्मा और सद्दाब को 32 बोर की एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने आपराधिक कृत्यों का खुलासा किया। अभियुक्त सन्नी शर्मा ने बताया कि उसने अपने 4 साथी रजत चौधरी, राजवीर उर्फ राजा, सचिन और आर्यन नेगी के साथ मिलकर कुछ महीने पहले विकास नगर के पास खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे बैग की चोरी की थी। इस बैग में एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 कारतूस, 70,000 रुपए नगद, बैंक पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। सन्नी ने आगे बताया कि बैंक में से
बैग में से हथियार और कैश उन्होंने अपने बीच बांट लिया और कुछ कारतूस अपने शौक के लिए फायर किए। पकड़े गए पिस्टल को दोनों आरोपी आपस में अदल बदल कर रखते थे। सन्नी नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए ही इस टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पहले ही थाना विकास नगर में मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में लगी थी। पुलिस ने कहा कि पूरे जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा। नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी संदिग्ध की सूचना के लिए पुलिस को तुरंत सूचित करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।